हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी किसकी है? बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, अभी बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ गई। सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में भी बच्चे खड़बड़ा गए हैं। कुछ बच्चे बड़े परेशान से हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 10th के, 12th के। 12th वाले तो फिर भी एक बार बोर्ड झेल चुके हैं, 10th वाले घबरा से गए हैं। कुछ टीचरों ने घबरा दिया है। कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं, सर समझ में नहीं आता। वो सर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं और सब मैम गलत काट देती हैं और सब समझ नहीं आता। तो मैम यूं ही तो गलत काट नहीं देती हैं, गलती किए होगे तभी तो गलत काट दिया गया है। तो बड़े परेशान थे। बच्चों ने कहा कि सर कैसे करें, कुछ वो बताइए, स्ट्रेटजी बताइए। तो मतलब इन बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों के लिए मैं बोर्ड के एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करें उसको लेकर के एक स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ कि क्या आप कर सकते हैं। देखो, मैं आपके दिमाग में तो घुस नहीं जाऊंगा। आप जो गलतियां करते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पेपर करते समय आप जो गलतियां करते हैं, वो गलतियां मैं बचाने की कोशिश करूंगा कि किस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है और गलतियों से कैसे बचो। कुछ डूज और डोंट्स की बात करूंगा। डूज डोंट्स जानते हैं ना? डूज का मतलब क्या होता है? ये काम करो। ये डॉस नहीं है, डूज हैं। कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि कुछ काम आपको करना है, कुछ नहीं करना है। तो कुछ डूज और डोंट्स की बातें करेंगे और कुछ आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल बुद्धि देंगे कि क्या करें, आप कैसे कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करें। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या चीज होती है। आरसी, ठीक है। तो आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें लैंग्वेज पूछा जाता है, सब में आती है। चाहे एकेडमिक हो, चाहे कॉम्पिटिटिव हो। कंपटीशन में कोई भी एग्जाम हो सकता है। अब इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट का एग्जाम है सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज में सीसैट के पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, इसी के आरसी के 20 क्वेश्चन होते हैं सीसैट में। और दूसरे कोई एग्जाम ले लो, मेडिकल इंजीनियरिंग छोड़ दो, वहाँ पे अब वो भी शुरू हो गया है, जो केस स्टडी आने लगी है। तो केस स्टडी वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टाइप की होती है। और जितने में भी भाषा का एग्जाम होता है, जैसे एसएससी का एग्जाम ले लो, बैंकिंग का एग्जाम ले लो, कैट वगैरह का ले लो, क्लैट का एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो जिसमें लैंग्वेज आती है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो आरसी है, दो लेवल पर आ जाओ, ले लो। एक होती है एकेडमिक लेवल की, ठीक, एकेडमिक बेस यही बनती है आपका। एकेडमिक में अगर अच्छा है तो आप कंपटीशन में भी बहुत अच्छे होगे। बस यहीं से पढ़ के, कंपटीशन में भी ये अलग से पढ़ाया नहीं जाता और एकेडमिक में तो कुछ बता भी दिया जाता है। तो एकेडमिक में और कंपटीशन में दोनों में आता है। और कंपटीशन में मेडिकल और इंजीनियरिंग छोड़ करके करीब सारे के सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसमें भी वही जो आपके पास होते हैं ना क्वेश्चन, वही यहाँ भी हैं। देखो, एकेडमिक में क्या होता है, एकेडमिक में दो तरह के क्वेश्चन। ये बोर्ड जैसे 9th है, 9th 10th क्या, हमको तो लगता है क्लास 3rd से शुरू होता है ना जी, 3rd से शुरू हो जाता है। तो क्लास 3rd से या 4th से स्टार्ट हो जाता है 12th तक, या उसके बाद भी चलता रहता है ये एग्जाम। तो एकेडमिक में जो आपसे पैसेज पूछे जाते हैं, वो दो तरह के पैसेज होते हैं। एक पैसेज क्या होता है, डिस्कर्सिव पैसेज होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, फैक्चुअल होता है, ठीक है। डिस्कर्सिव और फैक्चुअल होता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वही चीज होती है, डिस्कर्सिव और फैक्चुअल। यहां भी डिस्कर्सिव और फैक्चुअल ही होते हैं पैसेज, ठीक। और दोनों के पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों में, यहां भी और यहां भी क्वेश्चन दो तरह के होंगे। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे और कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट होंगे। अब आप कहोगे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन वह होते हैं जिनका आंसर सीधे सीधे पैसेज में लिखा हुआ मिल जाता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर सीधा सीधा पैसेज में लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। आंसर ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आर नॉट गिवन डायरेक्टली इन पैसेज। यू विल हैव टू डिराइव समथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ पैसेज, whatever you have studied in the passage। जो भी आपने पैसेज में पढ़ा है उसके आधार पर आप आंसर को डिराइव करेंगे। जैसे किसी चीज को लेकर के ट्रू फॉल्स पूछ लिया, तो ट्रू फॉल्स वो पैसेज में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, वो आपको अपने मन से निकालना पड़ेगा। टाइटल हो गई इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इन्फरेंस निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। व्हाट कैन बी सेड ऑन द बिहाफ ऑफ पैसेज, पैसेज के बिहाफ पर क्या कहा जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता, ये सीधे पैसेज में दिया नहीं होगा। आप पैसेज पढ़ो, मतलब निकालो, उसके आधार पर बताओ कि ये बात सही है या गलत है, ये इन्फरेंस है या नहीं है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में होता है।
इन लोगों में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और एकेडमिक में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, दोनों जगह। आप ये ना सोचिए कि एकेडमिक वाले ये कंपटीशन वाले सोचे कि हम बहुत बड़ी तोप मारते हैं और ये बच्चे क्या इनके पेपर में आता है, वो बाद में कहने के लिए होता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इनकी अपनी तोप है, इनकी अपनी तोप है, ठीक है। तो अब आ जाओ डिस्कर्सिव क्वेश्चन क्या होते हैं। डिस्कर्सिव क्वेश्चन में कुछ थॉट होते हैं, थोड़ी स्टोरी टाइप में होता है, ठीक है। ये आइडियाज पे होता है, थॉट है, आइडियाज है, फिलॉसफी है, अपनी आपकी अपनी ओपिनियन होती है किसी चीज पर, ठीक है। तो ये चीजें कुछ स्टोरी टाइप में लेख हो सकता है, कुछ हिस्टोरिकल बेस हो सकता है, ये होगा। और जो फैक्चुअल है वो क्वेश्चन क्या होता है, डेटा बेस्ड, पूरा का पूरा डेटा बेस्ड होता है, इसमें कोई कहानी नहीं होगी, मतलब एक डेटा दिया होगा। जैसे मान लो पोल्यूशन उठा लिया उन्होंने, तो डिस्कर्सिव देखो डिस्कर्सिव होगा तो पोल्यूशन पे क्या होगा, डिस्कर्सिव होगा तो पोल्यूशन में दे दिया होगा, पोल्यूशन की डेफिनेशन दी होगी, पोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का पोल्यूशन होता है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन गिनाएंगे, फिर सबके बारे में डिटेल में जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और पोल्यूशन के रीजंस क्या हैं, पोल्यूशन को दूर करने के लिए क्या सोल्यूशन है, और गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ये सब डिस्कर्सिव में हो जाएगा। अब वही पोल्यूशन पर अगर फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ, फैक्चुअल पैसेज हुए, तब क्या होगा, तब जानते हो, तब ये दे देंगे कि पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनकी क्वांटिटी कितनी है, इस सन में कितनी थी, 1950 इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कितनी हुई, और हर 10 साल बाद कितनी बढ़ती चली जा रही, कौन सा देश कितना पोल्यूशन कर रहा है, कौन सा देश कितना पोल्यूशन कर रहा है, पोल्यूशन की हर साल कितनी मात्रा, मतलब डेटा 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 भरा होगा, इस सन में इतना था, 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 इतना परसेंट घटा, इतना परसेंट बढ़ा, इतने परसेंट की दर से बढ़ रहा है, यही सब पूरा डेटा भरा रहेगा। तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, सीधे आंसर मिलता है वहीं से। आप अगर पढ़ते समय थोड़ी शार्प विट रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप इसके क्वेश्चन को बड़ी बढ़िया से कर लेंगे फैक्चुअल में। लेकिन आपको कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा चाहिए, आप जो जो पढ़ें एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए। 1 सेकंड के लिए भी दिमाग जरा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ, पैसेज पढ़ रहे हो, शाम की पार्टी के बारे में थोड़ी देर के लिए भी सोचे तो 2 डेटा गया दिमाग से, उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप बहुत कंसंट्रेट होकर पढ़ना। इसमें तो थोड़ा सपोर्ट आगे पीछे का मिल जाता है, इसमें हर लाइन की अलग कहानी होती है, ये बोरिंग होगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा पढ़ने में, बस ये इतना फर्क होता है, ठीक। तो कैसे सॉल्व करोगे आप इनको, तो ये तो मैंने बता दिया कि आप बहुत कंसंट्रेट होके पढ़ोगे तभी काम बनेगा। अब शुरू करते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पैसेजेस के बारे में था, कैसे सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजी होगी आपकी, सबसे पहले फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट रीड क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको 15 मिनट का जो पढ़ने का टाइम मिलेगा पेपर को, तो 5 मिनट में पेपर पढ़ डालिए, बाकी 10 मिनट में पैसेज के क्वेश्चंस पढ़ डालिएगा, क्वेश्चंस पढ़ डालिएगा, पैसेज भी पढ़ डालिएगा। पढ़ने के लिए क्वेश्चन मिल रहा है ना, लगाने के लिए तो मिल नहीं रहा, इतनी देर में 20 क्वेश्चन लगा लोगे भैया। तो पहले क्या करो, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ना है, नॉट ऑप्शंस। आप कोई ऑप्शन नहीं देखोगे, केवल क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन एक भी नहीं देखना है। सारे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद की पॉइंट को अपने दिमाग में रखो। क्या होगा, की पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख लो एकदम से अच्छे से। की पॉइंट्स का मतलब हुआ, जैसे मान लो कहीं क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई इज डैश इंक्रीजिंग, वाई पर ध्यान रखना, कारण पूछा जा रहा। अच्छा, तो एक्सीडेंट्स की संख्या क्यों बढ़ रही है, व्हाई द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट के नंबर इंक्रीज करने के बाद क्यों पूछा गया, क्यों बढ़ रहा है, ये आपका कीवर्ड हो गया। क्यों पूछा गया, कारण, दुर्घटनाओं का कारण, बढ़ने का कारण, तो ये कोई कीवर्ड हो गया। ऐसे ही पर्पज वगैरह पूछ लिया, रीजन पूछ लिया, या राइटर का नाम वगैरह पूछा, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि क्या चीजें पूछ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन के की पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए, ऑप्शन सभी नहीं देखना है, उसके बाद पैसेज पढ़िए। सेकंड क्या होगा आपको, आप दूसरे नंबर पर पढ़िए पैसेज, ठीक है, रीड पैसेज। अब आप पैसेज पढ़िए, जब आप पैसेज पढ़ते जाएंगे तो डायरेक्ट आंसर्स तुरंत मिलेंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके आपके आंसर तुरंत मिलते चले जाएंगे।
क्वेश्चन पढ़ के आए हो, जैसे पैसेज पढ़ रहे हो एक लाइन उड़ी, अरे ये तो पूछा था, हाँ ये पूछा था, फिर अगर अरे ये पूछा था, फिर अगर अरे ये तो पूछा था, धड़ाधड़ मिलते चले जाएंगे। जितने डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे। तो 6-7 क्वेश्चन तो ये हो गया। अब बचा क्या? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन 2-3 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। टाइटल हो सकती है, इन्फरेंस हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, ये चीजें। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बिना पूरा पैसेज पढ़े नहीं आएगा, ठीक। इनडायरेक्ट क्वेश्चन बिना पूरा पैसेज पढ़े नहीं आएगा। तो पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसके बिहाफ पर आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो अब ये बात हो गई कि आप करें क्या। सबसे पहले क्या करिएगा? क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखिएगा, की पॉइंट, पूरा क्वेश्चन याद रखने की जरूरत नहीं है, की पॉइंट, कारण, हाँ ठीक है, इफेक्ट, हाँ ठीक है, ये तो केवल की पॉइंट आप याद रखिए। उसके बाद जब पैसेज पढ़ने लगेंगे आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन के नहीं मिलेंगे, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर किसी पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे, वो आपको बाद में मिलेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्वेश्चन में क्वेश्चन के टाइप्स क्या होंगे, ठीक। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। क्वेश्चंस में सबसे पहला होगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। सबसे पहला मतलब नहीं हो सकता पहला कोई भी हो, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे तो करीब 6 के करीब होंगे क्वेश्चन आंसर होंगे। क्वेश्चन आंसर कौन से वाले होंगे? MCQ होंगे, और ये करीब डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं होते, सीधे सीधे उसी पैसेज में से कुछ है। अगर फैक्चुअल है तो सीधा सीधा सारा हो जाएगा। डिस्कर्सिव में भी ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, MCQ में आएंगे और सीधा सीधा पूछ लिया जाता है इनसे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आएगी, अब आती है इन्फरेंस की। कुछ क्वेश्चन आएंगे इन्फरेंस के लिखने होंगे, ये भी MCQ में ही रहेगा। इन्फरेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, यही निपटा लो। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये, और इसको कैसे करोगे? देखो, इसका सीधा आंसर पैसेज में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और पूरे पैसेज की बिहाफ पर इसका निष्कर्ष निकालना है, ये कंक्लूजन देना है कि पूरे पैसेज की बिहाफ पे क्या बात कही जा सकती है इसमें से, ठीक है। तो याद रखना, रिलेटेड तो सब होगा, एक्यूरेट एक ही आंसर होगा, ठीक है। जो बाकी 4 इन्फरेंस, आपको 3 इन्फरेंस मिलेंगे, 4 तो MCQ में होगा, जो 4 मिलेंगे उन 4 में से जो 3 ऑप्शन होंगे वो उस पैसेज से रिलेटेड होंगे, उसी के शब्द होंगे। जैसे पोल्यूशन पे है पैसेज, तो वो तीनों भी पोल्यूशन से रिलेटेड होंगे, लेकिन वो बात पैसेज में कही नहीं गई है जो लिखा होगा ऑप्शन में। आंसर वो होगा पैसेज जिस बारे में है, उससे रिलेटेड से मतलब नहीं है, उसी बारे में होगा, तो आप इन्फरेंस आपका सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो ये एक हो गया इन्फरेंस का क्वेश्चन, ठीक है। इन्फरेंस के अलावा क्या होगा? ट्रू फॉल्स पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, ट्रू फॉल्स। तो ये कहते हैं कि पैसेज की बिहाफ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, या एक स्टेटमेंट दे देंगे, कहेंगे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? देखो भैया, एक बात सीधी सी बताएं, जो पैसेज में गिवन है वो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ठीक है। वो मतलब अदर देन पैसेज कितना भी ट्रू हो, पर वो ट्रू माना नहीं जाएगा। अब आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक पैसेज है, इस पैसेज में किसी चीज के बारे में चर्चा की गई है, तो आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, जो सेंटेंस दिया गया है, वो लाख ट्रू हो, मतलब ये पोल्यूशन पर है, पोल्यूशन पे आपने GS में या आपने अपनी SST की बुक में कुछ पढ़ रखा है, साइंस की बुक में और SST की बुक में आपने पोल्यूशन के बारे में कुछ पढ़ा है, ठीक। तो जो साइंस की बुक में दिया है वो यहाँ पर वही स्टेटमेंट यहाँ ट्रू फॉल्स में दे दिया, लेकिन जो स्टेटमेंट यहाँ दिया है ट्रू फॉल्स में वो इस पैसेज में नहीं था, आपके साइंस की बुक, SST की बुक में था, साइंस की बुक में था, फिजिक्स वाले में रहा होगा, तो वहां था, आपने पढ़ा है, बात सच है, लेकिन पैसेज में नहीं कही गई है, तो फॉल्स होगी। लाख ट्रू हो, अगर पैसेज में नहीं कही गई है तो फॉल्स होगी। वही बात सही होगी जो पैसेज में कही गई होगी, केवल उतना ही ट्रू होगा, ठीक। बात समझ में आ गई। तो ट्रू फॉल्स कैसे करोगे, ये हो गया। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ट्रू फॉल्स के बाद जो क्वेश्चन आता है, MCQs हो गया और इन्फरेंस हो गया, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है मीनिंग का, ठीक है, मीनिंग का क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है। एक वर्ड दे देंगे, ठीक, कहीं कोई एक वर्ड दिया हुआ है, उसकी क्या कह देंगे, दे देंगे कि आप क्वेश्चन, मतलब एक मान लो, सपोज करो यहाँ पे एक दिया इन्होंने, अपनी ओर से दे दिया कॉम्पिटेंट, ठीक,
या इन्होंने दिया कैपिटेंट, और कहते हैं कि पैराग्राफ 3 में इसी की मीनिंग का कोई वर्ड बताओ, ठीक है, कॉम्पिटेंट का। वहां पे लिखा हुआ है एडेप्ट, ठीक है, एडेप्ट एक वर्ड लिखा है एडेप्ट, ठीक, पैराग्राफ 3 में। तो कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है, कार्यकुशल का, बहुत ही योग्य सक्षम होता है, एबल होता है, या जिसके अंदर उस चीज को, उस काम को करने की कैपेबिलिटी होती है। कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट, ठीक है, ये सारे वर्ड्स होते हैं। स्किल्ड होता है, वेटरन होता है, एक्सपीरियंस्ड होगा, जिसमें उस काम करने की दक्षता, कौशल है, कुशलता है, तो कॉम्पिटेंट हो गया। कॉम्पिटेंट के ही वर्ड उसी मीनिंग का एक वर्ड होता है एडेप्ट होता है, ठीक है, ये कार्यकुशल होता है, ठीक है, पैराग्राफ 3 में ये दिया हुआ है। तो होता क्या है कि ये जो वर्ड इन्होंने, हो सकता है कि वर्ड अपने मन से दिया, अपने मन से वर्ड दिया, पैराग्राफ 3 में से इसका साइनोनियम ढूंढना था, या क्या कर सकते हैं, या ये दे सकते हैं कि पैराग्राफ 3 का ये वर्ड दे सकते हैं एडेप्ट, इसका साइनोनियम आपको अपने मन से लिखना हो। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना कि इन्होंने वर्ड अपनी ओर से दिया है, ऑप्शन हमें पैसेज 3 में ढूंढना है, या क्वेश्चन पैसेज 3 से इन्होंने उठाया है, ऑप्शन मुझे अपने मन से देखना है। ये बहुत बढ़िया से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मीनिंग वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ 5वें नंबर पर। मीनिंग वाले क्वेश्चन के बाद आ जाता है फिलर या सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन आ जाएगा। फिलर, फिलर या सेंटेंस कंप्लीशन। तो सेंटेंस कंप्लीशन ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। ये कैसा क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपको पैसेज में सीधे सीधे मिल जाएगा, जो पोर्शन दिया होगा, जो जगह खाली होगी, वो वाली लाइन ढूंढना पैसेज में कहाँ दी गई है, ये डिक्टो वही मिल जाएगा, जो वहाँ पैसेज में लिखा होगा वही उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देना, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। ये फिलर वाला क्वेश्चन हो गया। 6 में आया आपका कौन सा क्वेश्चन, टाइटल। तो कभी कभी जो पैसेज होता है ना, उस पैसेज की टाइटल पूछते हैं। तो टाइटल आप कैसे लिखेंगे, देखो, टाइटल लिखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा, देखो आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे सब रिलेटेड होंगे। फिर एक बार वही मैं पॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। एक पैराग्राफ दिया, ठीक, ये आपका एक क्या दे दिया, पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ ये हो गया, तीसरा पैराग्राफ ये हो गया, ऐसे दिया हुआ है 3 पैराग्राफ। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ पोल्यूशन के कारण बताए, यहाँ पोल्यूशन के मतलब ये यहाँ पे मान लो एयर पोल्यूशन के बारे में बता दिया, यहाँ कुछ और बता दिया। तो अगर टाइटल उन्होंने एयर पोल्यूशन डाल दी तो क्या हो गया, अधूरी हो गई। केवल कॉजेज ऑफ पोल्यूशन डाल दिया तो भी अधूरा हो गया। एक पैराग्राफ में कॉजेज की बात हुई है, और दूसरे पे इसमें सोल्यूशन की बात हुई है, एक में टाइप की बात हुई है, तो कॉजेज पूरे पैराग्राफ को तो कवर नहीं कर रहा है। तो जो एक पैराग्राफ में जिस बारे में डील की गई होगी, मतलब व्हाट एवर इज रिटन, व्हाट एवर इज डेल्ट इन अ सिंगल पैराग्राफ कैन नॉट बी टाइटल ऑफ होल पैसेज। टाइटल ऑफ होल पैसेज शुड कवर होल पैसेज। तो जो होल पैसेज की टाइटल होगी वो पूरे पैसेज को कवर करनी चाहिए ना, कि एक पैराग्राफ को कवर करेगी तो टाइटल नहीं होगी, पूरे पैसेज को कवर करेगी तब वो टाइटल मानी जाएगी अच्छी, ठीक है, ध्यान रखना। तो कोई ऐसी टाइटल ढूंढना जो पूरे पैसेज को, यहाँ से यहाँ तक पूरे पैसेज को कवर कर रही हो, वो आपकी क्या हो जाएगी, गुड टाइटल हो जाएगी, ठीक है। अब इसको टाइटल का काम क्या है, इसको ऐसे समझो, मैं बता दे रहा हूँ। अब जब टाइटल बनाना तो समझ जाना। सपोज करो कि ये एक दुकान है, ठीक, ये एक दुकान है, और इस दुकान पे क्या लगा हुआ है, ऐसे शटर लगा हुआ है, ये ऐसे, ठीक है, ये दुकान है, पीछे बिल्डिंग है मान लो ऐसे, तो यही एक शटर लगा हुआ था। आप यहाँ पे खड़े हो, खड़ा कर दूं, चलो, ये आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, दुकान के सामने खड़े हो, देख रहे हो, पता नहीं किस चीज़ की दुकान है, किस चीज़ की दुकान है। फिर मान लो ऐसे ही प्लेन शटर गिरा हुआ हो, अंदर कुछ लिखा हुआ ना हो इस पर, आपको पता चलेगा किस बात की दुकान है। और सामने कहोगे कि देखेंगे सामने क्या पड़ा हुआ है, सामने उन्हें सब झाड़ू वाड़ू लगे, एकदम सब साफ हो गया, कुछ नहीं है, तो आप कैसे बताओगे, नहीं बता पाओगे। और अगर यहीं पर इसी शटर के ऊपर ऐसे लिखा होता बाटा, ठीक, शटर के ऊपर लिखा है बाटा, बस, और कुछ नहीं लिखा है, अरे तो यहाँ खड़े थे, ये देखेंगे ना शटर के ऊपर बाटा लिखा था, पूरा अंदर का सारा सीन समझ में आ गया, ओ तो ये जूते की दुकान है, यहाँ पे जूते चप्पल होंगे। तो आपकी टाइटल ना ऐसे होनी चाहिए, यही है टाइटल। अब टाइटल पढ़िए, पूरे पैसेज में क्या लिखा होगा समझ के, ठीक है, तो ये होगा जो अच्छी टाइटल कही जाएगी।
टाइटल के बाद अगला जो पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है वो कभी कभी एनालॉगी का पूछा जा रहा है। एनालॉगी क्या चीज होगी? पूछो पूछो, एनालॉगी कोई चीज होती है? हाँ, ये 7वें नंबर पे आ गई, एनालॉगी का क्वेश्चन आ गया। तो एनालॉगी का क्वेश्चन क्या होता है, आजकल ये पूछा जाने लगा है। जैसे मान लो लिखा है टीचर, ये लिखा टीचर स्टूडेंट, ठीक, और यहां लिख दिया कोच, यहां खाली जगह है। तो अब यहां क्या भरा जाएगा? पैसेज में से ढूंढना पड़ेगा, पैसेज में ये वर्ड होगा तो ढूंढना होगा। तो कुछ आइडिया लगाओ। टीचर क्या होता है? टीचर स्टूडेंट को सिखाता है, टीचर स्टूडेंट को सिखाता है। तो कोच किसको सिखाता है? प्लेयर को सिखाता है, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या वर्ड मिलेगा? प्लेयर मिलेगा, ठीक है। टीचर स्टूडेंट में जो रिलेशन है वही कोच और प्लेयर में होगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, या ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया इन्होंने और यहाँ दे दिया स्टूडेंट, यहाँ क्या दे दिया? स्टूडेंट। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ क्या लगेगा? स्टूडेंट। तो अभी इस एंगल से यहाँ स्टूडेंट नहीं जी, प्लेयर लिखो, काम रहने का नहीं, दोनों जगह पे एक ही हो जाएगा। यहाँ लिख दिया प्लेयर, तो इसको ऐसे देखना पड़ेगा। स्टूडेंट और टीचर में क्या रिलेशन है? स्टूडेंट को टीचर सिखाता है, प्लेयर को कौन सिखाता है? कोच सिखाता है। बस ये चीज आपको, ये रिलेशन लगाना होगा आपको, ठीक है। बस इन दोनों में जो रिलेशन हो वही इसमें रिलेशन होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और दे दूं मैं आपको, जैसे लिखा हो चेयर, चेयर और यहां लिखा फर्नीचर। अब 4 क्वेश्चन हो गया, चेयर फर्नीचर, और यहां लिखा हो पेन, और यहां क्या होगा बताओ? तो चेयर किस में आती है? ये फर्नीचर में, ये चेयर आ गई, टेबल आ गई। अब ये क्या होता है? स्टेशनरी, स्टेशनरी में पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, कटर हो गया, इरेजर हो वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। तो मतलब क्या हुआ? पेन किस कैटेगरी में आती है? स्टेशनरी में आती है। तो ये हो गया रिलेशन, फर्नीचर स्टेशनरी, पेन और चेयर हो गया। ये एनालॉजी हो गई, ऐसे आप लगा लिया करो, ठीक है। अब आई बात किसकी? क्वेश्चंस की, ठीक। जो 2 क्वेश्चन के करीब ऐसे हैं जिसमें आपको एक लाइन में या 2 लाइन में कुछ लिखना होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चन होंगे करीब, जिसमें डिस्क्रिप्टिव होगा 1 लाइन के आसपास डिस्क्रिप्टिव। तो 1 लाइन या 2 लाइन, 1 से 2 लाइन्स में आपको ये जवाब देना होगा, 2-3 लाइन्स में जाना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कितने होंगे? कुल 2 क्वेश्चन के करीब होते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। डोंट कट पेस्ट, कट करेंगे कॉपी करेंगे, कट तो आप कर नहीं पाएंगे वहां पर, आप क्या करेंगे? डोंट कॉपी एंड पेस्ट। तो आप पैसे से डायरेक्ट कोई चीज कॉपी और पेस्ट मत करिएगा। क्या होगा? राइट इन योर ओन वर्ड। आंसर जो होगा आपका क्या होगा? इन योर ओन वर्ड, इन योर ओन वर्ड। दूसरा क्या होगा? टेंस एंड पर्सन, टेंस एंड पर्सन, ठीक है, टेंस एंड पर्सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेंस एंड पर्सन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नॉट पैसेज। पैसेज के बेस पर नहीं, आपका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन के बेस पर होगा। जैसे मान लो कहीं एक सेंटेंस लिखा हो, पैसेज में लिखा हो कि आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया कि वेयर इज ही गोइंग टू। अब इतना आसान पूछा नहीं जाएगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्वेश्चन है वेयर इज ही गोइंग टू। अब आप जब आंसर लिखोगे तो क्या करोगे? मारते हो यहीं से कॉपी, ही वाज गोइंग टू दिल्ली, कॉपी मारा, पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट मत करना, गलती हो जाएगी। पूछा किस में है? ही में, तो आंसर क्या होगा? ही से होगा। कौन सा टेंस है? इज है, तो आंसर किस में होगा? ही इज होगा। ही इज गोइंग टू दिल्ली। बाकी सब कॉपी पेस्ट करो। लेकिन जो टेंस है ना, देखो पैसेज का टेंस था पास्ट में,
क्वेश्चन का टेंस किस में है? प्रेजेंट में। तो योर आंसर शुड बी इन प्रेजेंट टेंस, योर आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ क्वेश्चन, नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। और पर्सन शुड बी बेस्ड ऑन क्वेश्चन, नॉट ऑन द पैसेज। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना, ऐसा मत करना। और टू द पॉइंट, अगर पूछा जा रहा है कि राइटर कहाँ जा रहा है तो बताओ कि जहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। उसमें ये मत बढ़ा देना कि वो ट्रेन से जा रहा है, इतने बजे जा रहा है, ये सब नहीं। जो पूछा जा रहा है वही बताओ, टू द पॉइंट रहो, ये ज़्यादा ठीक होता है। अब कुछ डूज और डोंट्स की बात और कर लूँ, जो आप लोगों की आदतें खराब हो गई हैं जरा उसकी। ठीक है, तो कुछ भी आप सिंबॉलिक नहीं यूज करोगे, सबसे बड़ी बात तो ये होगी। ठीक है, सिंबॉलिक नहीं। जैसे आप लोग कहीं लिखना हो राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम, ये जो मारते हो ना, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा काम एग्जाम में मत करना। ठीक है, ये ऐसे नहीं, ये क्या करोगे, ये पूरा ऐसे लिखोगे। याद रखना इस बात को। शॉर्टकट में देख रहा हूँ आजकल बच्चे बार शॉर्टकट ये लिखा एंड यूँ कर दिया, और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, मुझे पता है, ये इकलौता नहीं है। ऐसे ढेर सारे शॉर्टकट मारते हो। कहीं लिखा है नंबर, तो नंबर यूँ करके छोड़ देना, वो ये सब चलेगा नहीं एग्जाम में, पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, और कोशिश करो नंबर, जैसे 5 लिखना हो तो इसकी बजाय क्या लिखो, ऐसे लिखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दो, पंक्चुएशन वगैरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एंड ये वाला ना लगा करके ये वाला लगाना। और भी जो तमाम आप लोगों के व्हाट्सएप वाले सिंबल आ गए हैं ना, तो व्हाट्सएप वाली अंग्रेजी वहाँ चले वालेगी नहीं, पूरा बढ़िया से स्पेलिंग में लिखा करो, सिंबल विंबल मत बनाया करो। अभी जो हमने पढ़ाया वो किस पर था? सीबीएसई बोर्ड। हालांकि सीबीएसई बोर्ड का पैसेज सॉल्व अगर कर रहे हो या ये तुम सीख लिया कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यूपी बोर्ड में कोई अलग बात थोड़े ना यार, सब कुछ वही है। बस यही होता है कि यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन की वेराइटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो किसका होगा? लेटर्स का। सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों को, सीबीएसई बोर्ड में क्या पैटर्न होता है, यूपी बोर्ड में क्या होता है, बेसिक मेन कंटेंट सबका वही होता है। यूपी बोर्ड में कहीं कहीं कामा लगता है, सीबीएसई बोर्ड में कामा वगैरह नहीं लगता, बस इतनी सी बात है। तो वो चीज़ें मैं करूँगा एक दिन और। अभी आप लोग क्या करिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है इसकी स्ट्रेटेजी हो गई। एक दो पैसेज आप लोगों को करवा दूँ, पहले ये बता दूँ कि यूपी बोर्ड में कैसे करते हैं पैसेज को सॉल्व, फिर दोनों लोगों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक दिन सीबीएसई बोर्ड वाले, एक दिन यूपी बोर्ड वाले, एक दिन सीबीएसई बोर्ड वाले, एक दिन यूपी बोर्ड वाली, दोनों लोग प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग सीख लीजिए, और कोशिश करूंगा मैं कि आप लोगों के एक भी नंबर इस पैसेज में कटे ना। 20 नंबर की बात है भाई। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के हो तो 20 नंबर की बात है, तो ना में 20 में 20 पा जाओ, आसान सा है, बहुत आसानी से मिल जाएंगे 20 नंबर, नहीं तो कम से कम 19 तो आराम में मिल जाएंगे जी। ठीक है, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाए, आपके नंबर कटने ना पाएँ। और कुछ और जो बन पड़ेगा, जो आप लोगों को दिक्कत होगी तो हमको मैसेज करिएगा, बताइएगा कि सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली चीज़ बता दीजिए। देखो अभी तो मैं अपने मन से बता रहा हूँ जो चीज़ें मुझे बतानी है। अगर आप लोगों की कुछ स्पेशल डिमांड हो, सर ये चीज़ समझ में नहीं आती, या मेल कैसे लिखें, या ये कैसे करें, या ये कैसे करें, तो आप मुझे सीधे कह सकते हैं, आप मुझे मैसेज करिए और मैं आपको उस पर एक वीडियो बनाकर दे दूंगा और कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा, प्रैक्टिस वगैरह भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? बढ़िया लगा तो दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है, या तो शेयर करो, सबके नंबर अच्छे आए, ऐसी तो मेरी शुभकामना है। तो ये शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सीखो, और कुछ और अपने लिए ज़रूरत हो तो बताना मुझे। तो आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों और बढ़िया से तैयारी करो, पढ़ते रहो। फिलहाल आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।